देखो, आज अपने करते हैं मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो, डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, मैंने कल भी बताया था, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म में होता है। और देखो, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सिंपल होता है और कुछ मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बट यूकैरियोटिक यूकैरियोट्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कुछ आवर्स में कंप्लीट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अगर डीएनए की बात करें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर या बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, उनके अंदर एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। एक ही क्रोमोसोम होता है, या कहें थोड़ा जो डीएनए का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, तो देखो, छोटा डीएनए है और एक ही है तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा और कॉम्प्लेक्स भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो देखिए 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, और डीएनए जो है वो काफ़ी सारे टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड है। और एक और बात ध्यान रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या, कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स के बने होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स, यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होती है। कहने का मतलब जो हमारा जो डीएनए है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉइल्ड होता है। ठीक है, तो देखो, जब कॉइल्ड डीएनए है, बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड होता है। देखो, अपने जो भी डीएनए होते हैं उसमें एक स्ट्रैंड के चारों तरफ इस तरह से दूसरी स्ट्रैंड क्या है, लिपटी हुई रहती है। ठीक है, तो हाईली कॉइल्ड हमारा डीएनए होता है। ठीक है, तो पहले इन कॉइल जो डीएनए है, दो जो स्ट्रैंड्स हैं एक दूसरे के साथ में आपस में बिल्कुल क्रॉस्ड हैं, उनको पहले खोलना पड़ेगा। ठीक है, तभी अपने क्या कर पाएंगे, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है उसको अकर हो पाएगा। ठीक है, तो एक जो स्ट्रैंड है उसको मैं पकड़ के खोलूंगा, राइट। तो देखिए, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखो, ये सर्कुलर डीएनए, तो ध्यान दो, सर्कुलर डीएनए का मतलब क्या होता है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये आपका सर्कुलर डीएनए है। तो ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक एक जगह से, अरे किसी ना किसी जगह से तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा ना, तो वो सिर्फ सिंगल एक जगह से स्टार्ट होता है। और इन साइट्स को कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन पॉइंट या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है, ओआरआई साइट्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, इनिशिएशन पॉइंट, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, सिर्फ एक सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला साइट होता है। इसमें एक साइड से स्टार्ट होगा, दोनों साइड से ऐसे स्टार्ट होगा डीएनए रेप्लिकेशन और पूरा हो जाएगा। लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। और इसमें इसलिए इसके अंदर, इस डीएनए के अंदर, अगर मैं सर्कुलर डीएनए की बात करूं तो ध्यान दें, सर्कुलर ने सीधे की बात करें तो इसमें बहुत सारी क्या होंगी, ओआरआई प्रेजेंट होंगी। मतलब ये डीएनए क्या होगा, बहुत जगह से क्या होता है, इसमें बहुत सारी अलग अलग साइट्स होती हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, मतलब मल्टीपल ओआरआई या इनिशिएशन साइट्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात, अगर मुझे डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो सबसे पहला जो स्टेप मुझे करना पड़ेगा वो ये होगा कि मुझे इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन में आता है वो आता है अनवाइंडिंग का। देखो, तो सबसे पहला अनवाइंडिंग, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि यूकैरियोट्स में मल्टीपल इनिशिएशन पॉइंट्स होते हैं या ओआरआई होती हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही इनिशिएशन पॉइंट होता है। ठीक है,
क्योंकि वो हाईली कॉम्प्लेक्स, जो यूकेरियोटिक जो डीएनए हाईली कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। तो उसको थोड़े टाइम में पूरा करने के लिए उसमें बहुत सारी मल्टीपल ओरिजिन, मतलब रेप्लिकेशन जो है बहुत सारी साइट्स पे एक साथ स्टार्ट होता है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज अनवाइंडिंग। मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है अनवाइंडिंग। देखो डीएनए जो है, ठीक है, जैसे ये अपना डीएनए है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, हाईली कोइल्ड डीएनए होता है, ठीक है। हाईली कोइल की मतलब काफी ज्यादा कोइल्ड होता है। अब मुझे जब इसको क्या करना है, रेप्लिकेशन करवाना है, तो मैं मुझे पहले इसको खोलना पड़ेगा। और अनवाइंडिंग का मतलब होता है सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स। दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, उन दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेशन करना, अलग अलग करना, ठीक है। तो देखिए जरा, डीएनए जब हाईली कॉइल्ड होता है, ये बिल्कुल उसकी तरह कॉइल होता है जैसे कि आपकी एक कोई भी रस्सी आपने देखी होगी, जूट की रस्सियां देखी होगी या नायलॉन की रस्सियां देखी होगी। जूट बेस्ट एग्जांपल है, जूट की जो अपनी नॉर्मल जो रस्सियां आती थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो एक के ऊपर एक काफी ज्यादा हाईली कॉइल्ड जो होती है, उसके जो फाइबर्स होते हैं काफी कॉइल्ड होते हैं। अब मान लीजिए उस रस्सी को मैं क्या करता हूं, एक जगह से पकड़ के दोनों को बिल्कुल अलग कर देता हूं। जब मैं इन दोनों को पकड़ के बिल्कुल अलग करूंगा तो क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जैसे ही इनको खोलूंगा, आपको पता है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए स्पेसिफिक एक एंजाइम होता है, ठीक है, हेलिकेज एंजाइम। तो देखिए ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, इसके डीएनए जो स्ट्रैंड्स हैं, उसकी सबसे पहली बात तो उसके अनवाइंडिंग करेगा, उस कॉइलिंग को कम करके उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देगा इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के। जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच में ये देखिए डीएनए के बॉन्ड टूट गए हैं। अब देखो यहां पे बॉन्ड्स बने हुए हैं, राइट। तो देखो अब रेप्लिकेशन इधर भी चलेगा यहाँ से और इधर भी चलेगा, बिकॉज ये जो हमारी साइट है, ये ORI साइट है, यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखो, लेकिन जैसे ही मैं इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करूंगा, लाइक रस्सी, जैसे ही मैं रस्सी को क्या करता हूं, बीच में से खोलने की कोशिश करता हूं, तो आप देखोगे एक मैक्सिमम टाइम, एक थोड़ा सा उसको खोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं उसको खोलूंगा तो यहां किनारों के ऊपर बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद मैं फर्दर उसको ब्रेक, जो हाइड्रोजन बैंड्स है उसको ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। तो क्या होगा, यहां पर जो कॉइलिंग है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा ही होगा। ठीक है, वो कॉइलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर टेंशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो इस जो ये जो साइट है, ये जो जगह होती है, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहां से हो रहा है। अब वो दोनों डायरेक्शन में चलेगा, इधर से इधर भी चलेगा और इधर से इधर भी चलेगा, ठीक है। चलिए, तो अब ध्यान दो, मैं इसको अगर खोल के लिखूं, अगर मैं इसे खोल के लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा, तो ध्यान दें, कुछ इस तरह से मुझे दिखाई देगा। ये आधा इधर और आधा इधर, मैंने एक साइड बनाई है क्योंकि मैं एक साइड से स्टार्ट करूंगा रेप्लिकेशन को, तो मैंने एक साइड बनाई है, ठीक है। ये रेप्लिकेशन फोर्क है आपका। अब देखो, इसमें जो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, मैं कुछ इस तरह से सिंपल इसको बना देता हूँ डायग्राम को। देखिए 3-5 और 5-3, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग, इनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, राइट। अब ध्यान दो, जब हेलिकेज एंजाइम आता है तो ये हेलिकेज एंजाइम को तोड़ता है बॉन्ड्स को। बॉन्ड को तोड़ने की वजह से यहां पर बहुत ज्यादा क्या है, कॉइलिंग हो जाती है। और जब कॉइलिंग हो जाती है तो एग्जैक्टली रस्सी को मैं आगे और ज्यादा खोल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो क्या होगा, किनारों पर बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाएगा यहां पर, जिससे फर्दर रेप्लिकेशन फोर्क आगे नहीं खुल पाएगा।
तो उस कॉइलिंग को, और जैसे ही मैं उनको छोड़ने की कोशिश करूंगा तो वापस डीएनए क्या हो जाएगा, जो रस्सी होती है वापस एक दूसरे को लपेट लेती है और उनके बीच में वापस से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से सुनना, यहां से इस स्ट्रैंड को बीच में से तोड़ दिया जाता है। अब आपको पता है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ दिया जाता है, और इसको तोड़ने का काम करता है कौन, टोपो आइसोमेरेज। ध्यान दीजिएगा, हेलिकेज ने क्या किया, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक किया। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टिल बने हुए हैं, ध्यान से सुनिए, यहां के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इसने तोड़ा इस रेप्लिकेशन फॉर्क के। ठीक है, तो टोपो आइसोमेरेज ने क्या किया, तो टोपो आइसोमेरेज ने इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा। यहां से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को जैसे ही तोड़ेंगे, अगर मान लो आप किसी रस्सी को ऐसे खोलते हैं और रस्सी की एक साइड को ऐसे कट लगा दें, तो आपको पता है कि वो रस्सी का जो दूसरा हिस्सा है वो राउंड होके अपने जो उसके अंदर जो भी टेंशन है उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। वो राउंड अपोजिट डायरेक्शन में घूम के टर्न्स करके वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी रस्सी। ठीक है, और अगर उस फिर से उस रस्सी को अगर अपने जोड़ दें तो डेफिनेटली वहां का जो टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो टोपो आइसोमेरेज क्या करता है, यहां के फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करके टेंशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और टोपो आइसोमेरेज डीएनए एक और एंजाइम है, डीएनए जाइरेज, ये ऐसे गायरेज भी कह देते हैं, डीएनए गायरेज, ये भी एक तरह का टोपो आइसोमेरेज ही होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या करता है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है और तोड़ के उसको वापस अगेन दोबारा जोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो टेंशन, जो कॉइलिंग थी, लूपिंग थी, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, टेंशन को रिड्यूस करता है। तो जो टोपो आइसोमेरेज है उसने क्या क्या दिया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ा, और उससे क्या हो गया, इसकी जो कॉइलिंग थी वो खत्म हो गई, टेंशन जो यहाँ पे आया था वो खत्म हो गया। अब क्या होगा, यहां से इन दोनों स्ट्रैंड्स को होल्ड करने के लिए, हो सकता है दोबारा से इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा बन जाए तो डीएनए के स्ट्रैंड्स पास आ जाएंगी। ठीक है, तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उस रेप्लिकेशन फोर्क को खोल के रखना जरूरी है। ठीक है, अब आपने कॉइलिंग तो कम कर दी, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड पास पड़ी हैं तो इनके बीच में सीधा बॉन्डिंग हो सकती है। तो इस रेप्लिकेशन फोर्क को होल्ड करना का, यहां पे होल्ड करने के लिए, यहां पर इसके किनारे पे क्या आएगी, इसको होल्ड करने के लिए, ताकि प्रिवेंट करे लूपिंग को, यहां पर एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन आती है, दैट इज कॉल्ड एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये क्या करती है, एसएसबी या हेलिक्स डीस्टेबलाइजिंग प्रोटीन भी कह देते हैं इसे। ठीक है, तो ये एसएसबी प्रोटीन क्या करती है, लूपिंग नहीं होने देती है, वापस वापस इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनने देगी, लूपिंग को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, चलिए, तो ये अपना रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। एक स्ट्रैंड हमारी कौन सी है, 3' टू 5', 5'। ठीक है, और एक हो गया हमारे पास 5' टू 3'। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों साइड में प्रोसेस चल रहा है, अपनों ने सिर्फ एक रेप्लिकेशन फोर्क लेके आगे कर रहे हैं, और बाद में ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपस में जुड़ जाएगा और डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, अब देखें, ये एसएसबी प्रोटीन जो है, मैंने बोला सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ध्यान रखिए ये यहां पर भी एसएसबी प्रोटीन आएगा। ठीक है, इस तरह से ये एसएसबी प्रोटीन्स हैं, यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग मैंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो आपका ये पूरा ये है, ये जो स्टेप है, ये आपका रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है, रेप्लिकेशन फॉर्क। और अब ध्यान दें, जो डीएनए की जो पेरेंटल स्ट्रैंड्स होती हैं, ठीक है, देखो दो स्ट्रैंड्स बनती हैं, एक पेरेंटल स्ट्रैंड होती है पुराने वाली, और एक नई स्ट्रैंड यहां पर फॉर्म होगी इस तरह से दोनों के आगे। तो जो ये जो स्ट्रैंड्स होती हैं, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड।
ये दोनों डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड्स होती हैं जिनका रेप्लिकेशन करवाया जाता है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट डीएनए का मैकेनिज्म क्या है रेप्लिकेशन का प्रॉपर। तो देखो अपनों ने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दिया, अपनों ने क्या किया, टेंशन और कॉइलिंग को भी क्या किया, जो कॉइलिंग हो रही थी उसे रिड्यूस किया और लूपिंग को होने से भी रोका। ठीक है, इसमें जो एंजाइम्स थे वो थे टोपोआइसोमरेज और एसएसबी प्रोटीन्स यहाँ पे आ रही थी। हेलिकेज एंजाइम के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, एच बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम करता है। चलिए अब देखो एक और चीज सुनो, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये 5 प्राइम, ओ ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, 5 ये 3। मैंने आपको बताया था डीएनए की जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है, ठीक है, डीएनए की जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होती है वो ऑलवेज 5 to 3 डायरेक्शन में ही बनेगी। कहने का मतलब देखिए यहां से नई स्ट्रैंड बनना चालू होगी तो वो 5' to 3' ही बनती जाएगी। ठीक है, और यहां पर भी क्या होगा, तो देखो 5 to 3, इसका मतलब ये हुआ कि इस बार जो डायरेक्शन रहेगी वो कौन सी रहेगी, ये रहेगी 5 to 3। क्लियर, तो ध्यान दें कि 5 to 3, और ऐसा तो है नहीं कि रेप्लिकेशन जो फोर्क बनेगा वो उल्टा बन जाएगा, यहां पे बन गया यहां बन गया, दोनों स्टैंड ऐसे अलग अलग चल रही हैं, नहीं, रेप्लिकेशन फोर्क एक ही बनेगा, छोटी सी जगह पे ये रेप्लिकेशन का स्टार्ट होगा। तो ध्यान दो, अगर रेप्लिकेशन यहां पे इस रीजन पे स्टार्ट है, इस रीजन पे रेप्लिकेशन स्टार्ट है, कहने का मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वगैरह यहाँ पे आके एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे, तो रेप्लिकेशन फोर्क छोटा सा बना हुआ है। इस रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर क्या होगा, यहां पर ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यू बनती जाएगी 5 to 3, क्योंकि 3 से 3 प्राइम पे है, स्टार्ट होके 5 to 3 बनती जाएगी। लेकिन यहां क्या होगा, पहले ये रेप्लिकेशन फोर्क यहां बना तो डीएनए पॉलीमरेज यहां पे काम कर रहा है, तो 5 to 3 वो यहां बनाएगा इस तरह से। फिर ये रेप्लिकेशन फोर्क आगे की तरफ में जब शिफ्ट होगा तो ये स्ट्रैंड तो कंटिन्यू बनती जाएगी, देखो आपको पता है 5 to 3 बनती जा रही है, लेकिन ये स्ट्रैंड से क्या होगा, नेक्स्ट जब ये रेप्लिकेशन फोर्क यहां पहुंचेगा, ठीक है, तो ये तो कंटिन्यू बनती जाएगी, बट ये फिर से यहां से छोटे छोटे टुकड़ों में बनेगा इस तरह से 5 to 3। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑलवेज नई स्ट्रैंड बनती है वो 5 to 3 डायरेक्शन बनती है। तो देखो एक जो टेम्पलेट स्ट्रैंड ये वाली है 3 प्राइम to 5 प्राइम, इसके पास जो बनेगी वो कैसे बन रही है, कंटिन्यूअस बन रही है, देखो बिल्कुल कंटिन्यूअस बन रही है। ठीक है, ये चैन आगे कंटिन्यूअस बनती जाएगी, लेकिन ये वाली जो चैन देखो ये टुकड़ों में बनती जा रही है आगे, 5 to 3 5 to 3 5 to 3 ऐसे बनती जाएगी, तो छोटे छोटे टुकड़े बनते जाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखें ये जो स्ट्रैंड होती है इसे कहा जाता है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये जो स्ट्रैंड बनती है ये बनती जाएंगी आपकी, इसे बोलेंगे लैग आ रहे हैं देखो इसके अंदर, तो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाती है ये। ठीक है, और ये छोटे छोटे टुकड़े बन रहे हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे, इनके बीच में गैप होंगे, राइट, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। चलो अब देखो आगे, तो लैगिंग स्ट्रैंड पे ध्यान रखेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहलाती है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गई और ये डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड हो गई, तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड में क्या बनेंगे, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनेंगे। ठीक है, और बाद में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं इनको जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, वो होता है लाइगेज एंजाइम। ठीक है, निक्स को फिल करने का काम करेगा लाइगेज। अभी आगे देखते हैं,
तो इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम बाद में कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज ध्यान दें। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि डीएनए पॉलीमरेज को जो चाहिए सबसे पहले क्या चाहिए? OH। नई स्ट्रैंड जो बनेगी वो 5 to 3, डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा तो 5 to 3 ही काम करेगा, बट उसे स्टार्ट होने के लिए OH की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बात बताइए, क्या इस स्ट्रैंड के अंदर यहां पर 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, यहां जब ऊपर से कुछ भी नहीं है तो क्या इसको यहां पर कोई OH मिलेगा? तो यहां पर इसको कोई भी OH नहीं मिलेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज जो है हमारा वो काम नहीं कर पाए। डीएनए पॉलीमरेज कौन सा काम करेगा? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो हमारा मेन एंजाइम होता है। और ये क्या करता है, अब देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड्स को लाके यहां पर जोड़ता रहेगा। ठीक है, लेकिन कब जोड़ेगा? ये काम तो करता है कब? 5 to 3 डायरेक्शन में, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि उसको OH चाहिए अपने एक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो ध्यान दें, यहां पर इस और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए यहां पर स्पेसिफिक एक आरएनए का प्राइमर जोड़ा जाता है। आरएनए का कुछ सीक्वेंस जोड़े जाते हैं, आरएनए के कुछ सीक्वेंसेस जोड़े जाते हैं। आरएनए के सीक्वेंस मतलब कुछ आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनको यहां पर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक टाइप का आरएनए यहां पर काम आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं आरएनए प्राइमर। और फिर से वही बात, जब यहां पर आरएनए आके जुड़ गया, ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे यहां पर स्टार्ट किया गया है। स्टार्ट टाइम पे कौन चाहिए? आरएनए प्राइमर आके जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज तो काम नहीं कर सकता। तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का कुछ सीक्वेंस यहां पे जुड़ गया, आरएनए जुड़ गया, इसे अपने कहते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक है, और ये आरएनए प्राइमर कौन बनाता है? तो इसको बनाने के लिए एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ध्यान देखें, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, या इसको अपने प्राइमेज भी कह देते हैं, ये प्राइमेज एंजाइम क्या करता है? आपके साइटोप्लाज्म से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स को उठा के यहां पर जोड़ देता है। जोड़ दिया तो ये लो सर, ये जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या हुआ आपको बताए, ये सीक्वेंस बनाया इसने यहां पर, तो ये तो इसका 5 फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा, और यहां पर इसको क्या मिल जाएगा? 3 नंबर पे OH ग्रुप मिल जाएगा। OH ग्रुप मिल जाएगा, राइट। तो OH ग्रुप जब इसको मिल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, और न्यूक्लियोटाइड में मैंने आपको कल ही बताया था कि नीचे 3 नंबर प्राइम फ्री रहता है, 3 कार्बन नंबर जो है उस पर OH मिलता है। अब जैसे ही इसको OH मिलेगा तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज नंबर थर्ड, जो कि मेन एंजाइम होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का मेन एंजाइम है ये। ठीक है, ये क्या करेगा आप ध्यान से सुनिए, ये साइटोप्लाज्म से, सॉरी साइटोप्लाज्म क्यों, न्यूक्लियोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म जहां से भी, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको पिक करेगा। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं मैं आपको कल बता ही चुका हूँ। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी है तो मुझे न्यूक्लियोटाइड्स के सामने जोड़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ते जोड़ते मैं आगे काम करूंगा। तो न्यूक्लियोटाइड, इन न्यूक्लियोटाइड्स को ये डीएनए पॉलीमरेज उठाएगा और कहाँ डाल ऐड करता जाएगा? यहां पर ऐड करता जाएगा, इस तरह से कंटिन्यूअसली ऐड करता जाएगा। ठीक है, और देखो जहाँ न्यू स्ट्रैंड जो बन रही है 5 3 सेम बनता जाएगा, आगे कंटिन्यूअस रहेगा ये। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा आरएनए प्राइमर। अब जब ये रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ था तो सेम प्रोसेस यहाँ हुआ, आरएनए प्राइमर को जोड़ा गया
और डीएनए पॉलीमरेज ने इस डायरेक्शन में क्या किया, आगे न्यू स्ट्रैंड बनाता गया, राइट। फिर आगे चलेंगे तो फिर आरएनए प्राइम थोड़ा सा रेप्लिकेशन फॉर्क आगे बढ़ा, तो फिर से क्या हुआ, डीएनए आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ के और इसको यहाँ पे इस तरह से जोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा डीएनए पॉलीमरेज कभी भी इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ नहीं सकता, उसको OH मिलेगा तो वो काम करेगा बस। यहाँ पर ये 5 प्राइम बन चुका है भाई, तो 5 प्राइम बन चुका है तो उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है ना कि OH होता है, तो ये इतना ही काम करेगा। फिर से इसको जुड़ने के लिए आगे चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा फिर से क्या हो जाएगा, ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा बट यहाँ से फिर से ये स्टेप बनेगा। तो यहाँ पर बहुत जगह पे आरएनए प्राइमर आ गए, आरएनए प्राइमर का मैंने फिर से बोला आरएनए आ गए, और आरएनए में आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं, ठीक है, जिनमें आपको पता है यूरेसिल होता है, ठीक है, थाइमीन की जगह पे, तो आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है, बल्कि डीएनए में आपको पता है डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। तो आरएनए के स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो डेफिनेटली सिस्टम गलत है ये, ठीक है। लेकिन जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है, ये चेन आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एट लास्ट दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाती हैं, तब के प्रोसेस में आपको भी बताता हूँ। पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि सर ये क्या बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ध्यान देंगे, ये आपकी सेल है, सेल के अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, और देखो बेटा न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, ये डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स आपकी अलग हो गई, ठीक है। अब मैं यहां पर लाकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़े जा रहा हूं, ऐसा ही तो कर रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड्स को मैं यहां पे जोड़े जा रहा हूं, ऐसा ही तो कर रहा हूं, है ना। इन न्यूक्लियोटाइड्स को लाने के लिए, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स कहां से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोप्लाज्म, देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, तो इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ट्राइफॉस्फेट्स कौन से, जैसे कि एग्जांपल एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सीटीपी, टीटीपी, ठीक है, ये लीजिए। अब ध्यान दो, लेकिन इनमें शुगर कौन सी होती है, तो बेटा अपने को डीऑक्सी वाली चाहिए, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इस तरह के ये ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान दो, अपने को तो क्या चाहिए, ये ट्राइफॉस्फेट है, राइट, ध्यान देना, ये ट्राइफॉस्फेट्स हैं, मतलब एक एडेनिन के साथ में 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये लीजिए इस तरह से। लेकिन मुझे क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है, और एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपको पता है, एक न्यूक्लियोसाइड प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप, इतना ही, मुझे सिर्फ इतना ही मॉलिक्यूल चाहिए, ध्यान दीजिएगा, मुझे सिर्फ इतना ही मॉलिक्यूल चाहिए। तो ये फॉस्फेट से क्या करूंगा, तो ध्यान दें, ये फॉस्फेट बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और जब ये दो फॉस्फेट बाहर निकलते हैं तो इस प्रोसेस में बहुत सारी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और इस एनर्जी का इस्तेमाल डीएनए रेप्लिकेशन में यूज हो जाता है। तो कहने का मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती है, माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं करती कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया मुझे एनर्जी बना के देगा तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, नहीं। इन ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में ऑलरेडी एनर्जी स्टोर होती है, और जब इनको ब्रेक किया जाता है यहाँ जोड़ने के लिए, तो यहाँ से एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी का इस्तेमाल में कर लिया जाता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और जब ये बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उस रिलीज एनर्जी का इस्तेमाल मैं डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में कर लेता हूं, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है एनर्जी के लिए। अब देखिए, तो ये समझ आ गया आपको, ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं ऑलवेज, ट्राइफॉस्फेट्स। चलो नेक्स्ट, अब ये प्रोसेस आगे करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस के बाद में, पहले ये प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस के बाद में मैं यहीं पे एक डायग्राम और बना देता हूँ, देखें, ये प्रोसेस और लंबा हुआ आगे,
यहाँ पे मैं इस डब्बे को इस तरह से बना रहा हूँ ताकि ये आपका आरएनए प्राइमर जुड़ा हुआ है, आरएनए जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने सीक्वेंस बना दिया प्रॉपर, ये लीजिए, और ये हमारे यहाँ पे बॉन्ड बन चुके हैं। तो ध्यान दें, ये 5 प्राइम है, ये हमारी 3 प्राइम है, और यहाँ पर ये पूरे थोड़ा सा बचा हुआ है 3 डैश 5 डैश, ये हमारी 5 डैश, ये हमारी 3 डैश। नई जो स्ट्रैंड बन रही है वो देखो अगेन, ये लीजिए 5 3, अगेन सीक्वेंस, आरएनए प्राइमर तो जुड़ेगा ही, आपको पता है बार बार जुड़ना पड़ेगा, 5 3 और अगेन 5 3, राइट। अब देख पा बताइए, अगर मैं इन सीक्वेंसेस को, अगर मैं इन सीक्वेंसेस से अब क्या करूंगा, मुझे इन सब सीक्वेंसेस को जोड़ना है, ठीक है, तो या मुझे डीएनए को बिल्कुल कंप्लीट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इस आरएनए प्राइमर को हटाना पड़ेगा, राइट। इस आरएनए प्राइमर को मुझे हटाना पड़ेगा। तो ध्यान दें, ये ये काम जो करता है वो करता है कौन, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज 1। अगेन क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस आरएनए प्राइमर को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, रिमूव आरएनए प्राइमर। वो आरएनए सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, उसमें राइबोज शुगर है, तो हम वैसे भी डीएनए में नहीं रख सकते हैं, तो आरएनए प्राइमर्स को मुझे हटाना पड़ेगा, उस आरएनए को मुझे वहां से रिमूव करना पड़ेगा, यहां से, यहां से, यहां से, राइट। और जब मैं इन आरएनए प्राइमर्स को हटा दूंगा तो डेफिनेटली क्या होगा बताइए, देखो ये लो, ये लीजिए, कुछ इस तरह का गैप यहां बन जाएगा, राइट, 3 5, और यहां पर भी गैप बन जाएगा, काफी गैप बन जाएगा, राइट। जैसे ही आरएनए प्राइमर्स हटेंगे तो काफी गैप बन जाएगा, ये लीजिए कुछ इस तरह से। अब इन गैप्स को भरने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, यहां पर रिमूव आरएनए प्राइमर्स, और क्या कर रहा है, गैप जो बने हैं उन गैप की फिलिंग कर रहा है, राइट। गैप की फिलिंग करेगा मतलब यहां पर अब डीएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उनको जोड़ देगा, राइट। ये लीजिए, डीएनए के सीक्वेंसेस को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। रिमूव करने से गैप बना, मुझे गैप शो करना चाहिए, ठीक है, ये जो गैप बना इसको शो करना चाहिए। और अब देखिए क्या होगा, तो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो जाएंगी, मान लीजिए पूरा मैंने कर दिया, तो यहां पर जो गैप फिल था, इन गैप्स को फिल करने का काम कौन करेगा, हमारा डीएनए पॉलीमरेज, राइट। अब देखें, ये लीजिए, इन्होंने ऐड कर दिया क्या, बॉन्ड्स बना दिए। लेकिन ध्यान दें, डीएनए पॉलीमरेज कभी भी इन ये जो अब आपस में इनके एंड को नहीं मिला सकता है, इन दोनों के एंड्स को कभी भी नहीं जोड़ सकता है, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड आपकी बन चुकी हैं, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए, इन दोनों स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए क्या आएगा, तो अगेन हमारा डीएनए लाइगेज आएगा, ठीक है। देखो, डीएनए पॉलीमरेज इज आल्सो नोन एज मेन रिपेयरिंग एंजाइम, ये देखिए गैप को फिल कर रहा है, तो दिस इज आल्सो नोन एज मेन रिपेयरिंग एंजाइम, ठीक है, ये मेन रिपेयरिंग एंजाइम भी है, और ये एक्सोन्यूक्लियस की तरह काम करता है, ठीक है। आरएनए प्राइमर को हटा देगा तो एक्सोन्यूक्लियस की तरह कभी काम कर रहा है। अब ध्यान दो,
अब इन निक इन इन जो ओपनिंग्स हैं, ये जो छेद रहे हुए हैं, इनको बोला जाता है निक। ठीक है, दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो छोटे 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 जो सीक्वेंसेस हैं, उनमें ये जो गैप आया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये एडेनिन, थाइमीन, जी, सी, टी, ये सब कुछ सीक्वेंसेस हैं आपके। ठीक है, इन सीक्वेंसेस के अंदर ये मान लीजिए आपका डबल बॉन्ड टी बन गया, ये डबल बॉन्ड ए बन गया, अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जी बन गया और ये ए बन गया। ठीक है, तो ये तो बने हुए हैं, ये डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं, एक 5 प्राइम एक 3 प्राइम, ये 3 प्राइम ये 5 प्राइम, ये देखिए दो स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग, ये देखो डीएनए की, ये डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैंड तो बनी हुई है, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ये क्या रह गया, निक, इन्हें बोलते हैं निक। ठीक है, जो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में हमारा रह गया है। ठीक है, इन निक्स को फिल करने का काम कौन करता है, तो देखिए निक फिलिंग का काम, निक फिलिंग का काम करता है, या निक फिलिंग मतलब जो गैप फिलिंग तो कर दिया, लेकिन वो जो छोटे छोटे गैप निक रह गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग रही हैं, स्ट्रैंड्स के टुकड़े रह गए हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा, तो निक को फिल करने का काम कौन करता है, अगेन लाइगेज। या सीधा सीधा सिंपल भाषा में कहें तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करेगा, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा लाइगेज। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, और देखो डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो होता है, इन दोनों फर्स्ट और सेकंड की मतलब एब्सेंस में रिपेयरिंग का काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप ध्यान दो, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड मेन एंजाइम है, और साथ में ध्यान रखो कि ये जो एंजाइम्स हैं, ये प्रूफ रीडिंग का काम भी करते हैं। प्रूफ रीडिंग क्या होती है, प्रूफ रीडिंग मतलब होता है कि अगर मान लो कोई गलती रह गई हो या कुछ भी हो, तो उनका काम भी करते हैं ये। ठीक है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स हैं, ये प्रूफ रीडिंग का काम भी करते हैं। जो मिस्टेक हो जाती है, मान लो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है, तो उस गलत न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करके दोबारा उसकी जगह पे बिल्कुल सही जो न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ने का काम भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको आगे कैसे बनाएंगे, तो ये निक्स वगैरह फिल करने का काम कर दिया हमारे डीएनए लाइगेज ने, और उसके बाद में क्या होगा, तो हमारी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, वो न्यू सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड्स हैं वो यहाँ पर बन चुकी हैं, 3 प्राइम 5 प्राइम, और जो न्यू स्ट्रैंड है वो हमारी बनी है कौन सी, 5 डायरेक्शन टू 3 डायरेक्शन, दिस इज न्यू स्ट्रैंड्स। न्यू स्ट्रैंड्स, इनको फिल करने का काम किसने किया था, इनको ज्वाइन करने का काम किसने किया है, ये काम किया है हमारे डीएनए लाइगेज ने। ठीक है, यूनिक्स को फिल कर दिया, तो ये आपकी दो न्यू डीएनए बिल्कुल बन गए हैं। ठीक है, फर्स्ट डीएनए एंड सेकंड डीएनए, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, ये न्यू स्ट्रैंड्स आपकी बन गई। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जनरली क्या है, ये तीनों एंजाइम है ही, और यूकैरियोट्स के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसका मेन नाम जो है उसको रेप्लिकेज भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन एंजाइम होता है, ध्यान रखेंगे, रेप्लिकेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को, और डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो लगभग लगभग 7 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ एक एंजाइम होता है। एंजाइम है डेफिनेटली, तो एंजाइम जो होते हैं वो आपको पता है प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम। ठीक है, वो एक आरएनए टाइप का एंजाइम होता है, तो प्रोटीन क्यों बने हुए होते हैं, तो लगभग इसमें
7 पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बना होता है हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोट्स का तो आपको मैंने बता ही दिया 1 2 एंड 3। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सिंपल स्टेप में हो जाता है। और यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में लगभग 5 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा और इस तरह से सिग्मा। तो ये एंजाइम्स उसके अंदर काम करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, प्रोसेस सेम ही रहेगा। ठीक है, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट्स हो, तो ध्यान रखेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम है जो 7 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अल्फा थीटा बीटा गामा डेल्टा गामा 2, ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं जो मिलकर क्या करती हैं, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करती हैं, बनती हैं। ठीक है, इसे रेप्लिकेज भी कहते हैं। यूकैरियोट्स में 5 टाइप के अलग अलग डीएनए पॉलीमरेज मिलते हैं। तो ये आपका डीएनए पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है।